हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स इट टुगेदर। सो आज हमारी 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो आज हम सैम्पल पेपर के उसको सोल्व करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान का। सो हमारे यहाँ पर सेक्शन ए आ चुका है। तो सेक्शन ए में ये हमारा जो टोटल है वो होगा हमारा 80 नंबर का और 20 नंबर आपके मिलेंगे MCQs के। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई थी। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की कब की गई थी? 1921 से 1922 तक। फिर दूसरा था कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें कि पक्की सड़कें, नालियों की व्यवस्था और अन्न भंडार, अनाज के जो भंडार पाए गए थे। तो यही उन नगरों की विशेषताएं हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि मिस्र का राजा या फिर शासक कह सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फराओ। हमारा फिर नेक्स्ट आता है कि लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क हमारा है गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय का आप कह सकते हो। फिर हमारा पांचवा आता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। फिर सिक्स आता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में। और 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है कि कौन सा देश साथ लेकर चलने संघ है? भारत। फिर नेक्स्ट आता है कि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलन बेरोजगारी पाई जाती है? तो हमारे यहाँ पर कृषि प्रचलन बेरोजगारी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। फिर नेक्स्ट आता है कि वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। फिर नेक्स्ट है कि इस्लाम की स्थापना किसने की थी? तो महमूद ने की थी। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक अंतर किस में अंतर के कारण उत्पन्न होता है? जाति, धर्म और भाषा के आधार पर। फिर नेक्स्ट है कि लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से नेपाल में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया कब? अप्रैल 2006 को। फिर नेक्स्ट है कि चीन में केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। फिर नेक्स्ट है कि द्विदलीय प्रणाली कहाँ विद्यमान है? USA और UK में। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है? USA। वो था साथ लेकर चलने और यह है साथ आकर संघ बनाने। फिर नेक्स्ट है कि सरकार किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियों की मालिक और सभी सेवाएं प्रदान करती है? सार्वजनिक क्षेत्र में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1986 में। यह हमारे एक नंबर के थे, टोटल 20। अब यहाँ पर सेक्शन बी में हमारे 2 नंबर के आएंगे, 6 क्वेश्चन। ये टोटल हो जाएगा 12 नंबर का। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? कि वहाँ के जो नगर थे उनमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले, एक तो आवासीय क्षेत्र और एक दुर्ग। और ये नगर बहुत ही मजबूत हैं, रक्षा प्राचीर से युक्त थे, जिनमें बुर्ज बने हुए थे। और इस सभ्यता में मुख्य सड़कों को जो है सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर और गलियां 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी। कि जो घरों में जो नालियां हैं वो एक मतलब कि वे सारी जो नालियां हैं वो एक बड़े नाले से कनेक्ट थी। फिर नालों के द्वारा पानी नगर से बाहर जाता था उस बड़े नाले के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का वर्णन करें। तो 4 है दुख का कारण, दुख निरोध मार्ग। दुख संसार में जन्म मरण, संयोग वियोग, लाभ हानि, सभी दुख ही दुख है। सब जगह जो है दुख ही दुख है। दुख का कारण है कि सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा और वासना है। दुख निरोध, तृष्णा का अंत करने से दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। मतलब कि दुख से कैसे छुटकारा पा सके? तो तृष्णा का अंत करके ही हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं। दुख निरोध मार्ग, दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्ट मार्ग पर चलना चाहिए।
ये गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। सत्ता की साझेदारी ही वास्तविक लोकतंत्र का मूल मंत्र, मतलब जितने भी समाज में जो वर्ग बना रखे हैं उनका निर्णय और कैसे वो बनाना है उसकी सही ढंग से प्रक्रिया वो कर सकती है, ताकि जो है किसी भी कोई वर्ग अगर उसको ऐसा लग रहा है, बल्कि उसको ऐसा ना लगे कि उसकी अवहेलना हो रही है, इसको जो है हम सत्ता की साझेदारी कहेंगे। फिर नेक्स्ट है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्र ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित कर सकती है। फिर दूसरा पॉइंट है कि समोच्च रेखाओं के अनुसार समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति कम हो जाती है। हल चलाने से इसे समोच्च जुताई कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि सीढ़ीदार खेती भी अपरदन को रोकते हैं। ये हमारे 3 कारण हैं। फिर नेक्स्ट है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज वो होंगे जिन खनिजों में से धातुएं प्राप्त होती हैं, इनसे धातुएं प्राप्त होती हैं, और इन खनिजों में धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं। इनमें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है और इनका उपयोग केवल एक ही बार हो सकता है। इनको किसी भी रूप में ले जाओ, जैसे कि तार, चादर आदि में डाला जा सकता है, और इनको पिघलाया और अलग अलग रूपों में नहीं डाला जा सकता। तांबा, लोहा, मैग्नीज, सोना आदि ये धात्विक खनिज है, और अर्बक, ग्रेफाइट, संगमरमर, जिप्सम इस प्रकार के खनिज हैं। फिर नेक्स्ट है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ऐसी व्यवस्था जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता हो, कि एक वस्तु मतलब कि किसी के पास जैसे कि गेहूं है और किसी के पास मतलब कि एक व्यक्ति के पास गेहूं है और एक व्यक्ति के पास जूते हैं, तो गेहूं वाले को जूते चाहिए और जूते वाले को गेहूं चाहिए, तो वो आपस में जो है वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको ही हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। फिर हमारे यहाँ पर सेक्शन सी में ये अनसीन पैसेज आ जाते हैं, जो कि ये 2 हैं 4-4 नंबर के। तो आपके मतलब कि फ्री के ये नंबर है, ये मिल जाएंगे आपको। इनमें आपको ये पैराग्राफ पढ़ के ये क्वेश्चंस दिए गई हैं, इनमें से ही आपको आंसर निकालने हैं इस पैराग्राफ में। सो इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। फिर सेक्शन डी में हमारे आ जाते हैं 3-3 नंबर के आ जाते हैं 5 क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर के हो जाते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के क्या नुकसान है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर पॉइंट में बना सकते हो। तो नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। बांध से होने वाले लाभ को लेकर राज्यों के बीच विवाद भी बढ़ते हैं, कि हमें ये मतलब कि हमें ये बांध चाहिए, तो ऐसे भी हो सकते हैं। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर बांध बनेंगे तो जिससे जो जलीय जीव होंगे वो भी ऐसे कहीं उधर जाएंगे तो उनको भी जो है परेशानियां होंगी। ये परियोजनाएं कुछ सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इनका मुख्य विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि ईसाई धर्म और इस्लाम में क्या समानताएं हैं। तो इन दोनों धर्मों के अनुसार ईश्वर स्वर्ग में ही रहते हैं, मतलब कि ये दोनों धर्म मानते हैं कि इस जो भगवान है वो स्वर्ग में रहता है, और दोनों धर्मों से मान्यता है कि आत्मा का जन्म एक ही बार होता है, मरने के बाद वह स्वर्ग या फिर नर्क में रहते हैं। ईसाई व इस्लाम धर्म सिर्फ अपनी ही बातों को सही मानते हैं और किसी धर्म की बातों का नहीं मानते। दोनों धर्मों का मानना है कि एक दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो यही इनमें समानताएं हैं। फिर नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन 1992 से पहले बाद में स्थानीय स्वशासन के बीच अंतरों को बताएं। ये पहले है और ये बाद में है। स्थानीय सरकारों का नियमित रूप से चुनाव नहीं होता था और इसमें चुनाव कराने को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। अब थोड़ा हो गया ना,
कि हाँ ज़रूरी है सरकार वो करना। स्थानीय सरकार की स्वयं की शक्तियाँ और आय के स्रोत नहीं थे। राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कुछ शक्तियाँ और आय के स्रोतों को स्थानीय सरकार के साथ साझेदारी। सो इसमें तो 2 ही पॉइंट है, अगर आपको और पता ना तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि भारत से धन की निकासी से आप क्या समझते हैं। पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के बाद भारतीय धन या संपदा का एक बहुत बड़ा भाग निरंतर इंग्लैंड जाता रहा, जिसके बदले में भारत को कोई लाभ नहीं मिलता था। इसे आर्थिक दोहन या संपदा का निष्कासन भी कहा जाता है। मतलब कि जो भारत का जो धन था ना, या फिर कुछ वो कर रहे थे व्यवसाय, तो उसमें जो है इंग्लैंड में तो मतलब कि इंग्लैंड में वो भेजा जा रहा था, पर उनसे जो है भारत वालों को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। फिर नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेज विदेशी बनकर रहे और उन्होंने भारत से प्राप्त किए गए धन का अधिकांश भाग भारत की अपेक्षा इंग्लैंड में खर्च किया। मतलब कि भारत में जो है जो अंग्रेज थे वो विदेशी बनकर आए थे, जिससे जो है वहाँ पर धन का मतलब कि वहाँ पर धन जो था भारत का धन वो इंग्लैंड वालों पर खर्च कर। यह धन सैनिक और असैनिक अधिकारियों को भारी वेतन और पेंशन के रूप में भारतीय राजकोष से दिया जाता था। कंपनी के काल में कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय शासकों, जमींदारों और व्यापारियों में उचित और अनुचित ढंग से अर्जित किया धन इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। एक अनुमान के अनुसार केवल 1758 ईस्वी में 1765 ईस्वी तक लगभग 60 लाख पौंड की संपदा इंग्लैंड भेजी गई। इनकी वजह से व्यापार से भी भारी मुनाफा होता था, वह धन भी इंग्लैंड भेजा जाता था। इस प्रकार भारत की धन संपत्ति इंग्लैंड जाती रही और भारत एक निर्धन देश बन गए। फिर नेक्स्ट आता है कि कृषि और उद्योग कैसे साथ साथ चलते हैं। कृषि और उद्योग को अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनका विकास साथ साथ होता है। तो ये निम्नलिखित दिए गए हैं कि कई उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, कि जैसे कि कच्चा माल होता है ना, जैसे कि चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये तो हमें कृषि से ही प्राप्त होते हैं। उद्योग में कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कृषि यंत्र, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली, तो ये जो है उद्योग ही हैं। तो आप ये कह सकते हो कि उद्योग के बिना कृषि नहीं और कृषि के बिना उद्योग नहीं। सो आज के लिए इतना ही, एंड हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।